जय हिंद। कॉन्सेप्ट होगा तो रिजल्ट होगा में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग सभी को। आज हम बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 25/8/2024 का 14 नंबर सवाल से शुरू करेंगे। इसके पहले हम 13 तक क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर आपका क्वेश्चन वो अपलोड है, आप जाकर के उस वीडियो को देख लें। आज हम शुरू करेंगे 14 नंबर सवाल से। जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग जुड़ सके। अब हम शुरू करते हैं 14 नंबर सवाल से। सभी को गुड इवनिंग। चलते हैं 14 नंबर सवाल से, और 14 नंबर सवाल क्या कर रहा है वो देख रहे हैं। 14 नंबर सवाल बोल रहा है मैथन डैम किस नदी पर है। ध्यान रखेंगे, ये जानने से पहले कुछ जान लेते हैं पहले कि मैथन डैम जो है ये किस जिला में पड़ता है और कहाँ पर है। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं आपको मैथन डैम के बारे में। यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको। ये झारखंड के कहाँ, झारखंड के धनबाद जिला, झारखंड के कहाँ, धनबाद जिला में ये पड़ता है। कौन सी नदी पर है तो ये बराकर नदी पर है। कौन सी नदी पर है तो बराकर नदी पर है। कौन सी नदी पर अगर पूछ लिया जाए तो दीजिएगा आंसर कि बराकर नदी पर है। हो गया। अगला बात करेंगे कि इसमें और कुछ जानकारी इसके बारे में। तो और जानकारियां भी है कि यह अंडरग्राउंड पावर स्टेशन, यह अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड यह अंडरग्राउंड पावर पावर स्टेशन वाला बांध है। पावर स्टेशन वाला बांध है ये। क्लियर हो गया। अगला बात करेंगे कि इसे कब विकसित किया गया था। तो याद रखेंगे इसे इसे 1948 में दामोदर नदी घाटी दामोदर नदी घाटी दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत इसका विकास किया गया था। हम एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, समझिएगा। मैथन डैम कहाँ है तो झारखंड के धनबाद में। कॉपी कलम लेके बैठिएगा, इसको आप लिखेंगे तो ज़्यादा चीज़ें याद होगी आपको। तो झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। कौन सी नदी पर है तो बराकर नदी पर है। इसकी क्वालिटी क्या है कि यह अंडरग्राउंड पावर स्टेशन वाला बांध है ये। आगे बात करेंगे कि इसका जो बनाया गया था वो किसके तहत इसको विकास किया गया था। तो जब दामोदर नदी घाटी परियोजना आया था 1948 में, उसी के तहत इसका क्या हुआ था, विकास हुआ था। अब दामोदर नदी घाटी का जब जिक्र हो चुका है परियोजना का, यहाँ देखिए हमने जब इसको चर्चा में लाए हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि ये दामोदर नदी घाटी परियोजना है क्या। चलिए इसके बारे में कुछ क्वालिटी बात कर लेते हैं। तो दामोदर किसके बारे में बात करेंगे, दामोदर घाटी परियोजना। साफ से लिखते हैं, रुक जाइएगा। हम बात करेंगे किसका, दामोदर घाटी परियोजना के बारे में बात कर रहे हैं हम। दामोदर घाटी परियोजना के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए ये जो है झारखंड, किसका, झारखंड और वेस्ट बंगाल की संयुक्त परियोजना है।
कैसी परियोजना है? संयुक्त परियोजना है, संयुक्त परियोजना है। ये रहा आपका। बात करेंगे दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो हुगली की। दामोदर नदी की बात करें तो ये हुगली की सहायक नदी है, हुगली की सहायक नदी, हुगली की आपका सहायक नदी हो जाएगा, हुगली की सहायक नदी। बात करेंगे अगर हम इसके बारे में और क्वालिटी क्या है तो जानेंगे कि ये जो है दामोदर जो है ये वेस्ट बंगाल की शोक नदी भी है, वेस्ट बंगाल की शोक नदी, शोक नदी। अगर वीडियो क्वालिटी थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा हो तो आप उसको क्वालिटी को बढ़ा करके तब देखेंगे, आपको क्लियर दिखाई देगा। आगे बात करेंगे कि ये जो परियोजना दामोदर घाटी परियोजना बनाई थी किस पर आधारित है। अगर इसके बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे आप कि ये जो था आपका यूएसए, किसका? यूएसए की टेनेसी नदी। कौन सी नदी? टेनेसी नदी, टेनेसी नदी, टेनेसी नदी पर आधारित जो पुल बना था, परियोजना थी, उसी पर ये बेस्ड था। कौन सा? दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी जो परियोजना है ये यूएसए टेनेसी नदी पर जो परियोजना बनी थी उसी पर बेस्ड है ये। और कहा जाएगा अगला सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी इसका जो बात कर रहे हैं वो सुनिएगा कि ये जो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी, ये भारत की क्या थी? भारत की प्रथम, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी, बहुउद्देशीय परियोजना थी, बहुउद्देशीय परियोजना थी ये। कौन? आपका दामोदर घाटी परियोजना। क्लियर हो गया होगा, एक बार हम रिपीट कर देते हैं फिर से आपको यहाँ पर कि दामोदर घाटी जो परियोजना है ये झारखंड और वेस्ट बंगाल की संयुक्त परियोजना है। हुगली की सहायक नदी कौन है? दामोदर है। दामोदर को वेस्ट बंगाल की शोक नदी कहा जाता है। ये जो दामोदर घाटी परियोजना है ये किस पर आधारित है? तो यूएसए के टेनेसी नदी पर आधारित है। और लास्ट जो पॉइंट बात कर रहे थे, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना ये जो है जो आपका है वो कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट जानते हैं इसके बारे में। जैसे बात कहा जाएगा कि इसी में कहेगा तिलैया बांध, हम कुछ बांध भी बात कर रहे हैं इससे रिलेटेड। तिलैया बांध, तो तिलैया बांध की अगर बात करें तो ये भी आपका बराकर नदी पर ही है। जब बराकर नदी चर्चा चल ही रहा है तो उसके बारे में ही बात कर ले। तो बराकर नदी जो है उस पर कौन सा और बांध हो गया? मैथन डैम। तो पहले मैथन डैम मन होता है बांध, तो मैथन बांध पढ़ लिया। तिलैया बांध भी कौन सी नदी पर है? बराकर नदी पर है। दामोदर नदी की भी बात की तो पंचेत बांध, कौन सा बांध? पंचेत बांध जो है ये भी आपका कौन सा पर है? तो ये भी आपका ये आपका दामोदर नदी पर है। कौन सी नदी? दामोदर नदी पर। अब बात करेंगे दोनों कहाँ पड़ेगा, तो दोनों आपका पड़ेगा झारखंड में। क्लियर हो गया। तो हमने बात किया तीन बांध, अभी हमने आपको बता दिया। मैथन बांध जो सवाल पूछा था बराकर नदी पर है, तिलैया बांध बराकर नदी पर ही है, पंचेत कौन सा नदी पर है? पंचेत बांध कौन सी नदी पर है? तो दामोदर नदी पर है। ये सब कहाँ पड़ेंगे? झारखंड में पड़ेंगे। एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो सुनेंगे अब हम, और वो बात कर रहा है आपका कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को हम यहाँ लिख देते हैं आपका कि बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना को आधुनिक मंदिर, भारत का आधुनिक मंदिर या आधुनिक भारत का मंदिर, ऐसे लेते हैं। आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था?
तो याद रखेंगे जवाहर, किसने कहा था, तो ध्यान रखेंगे आप जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो थे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर अगर पूछ ले किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू। अब हम बात करेंगे कुछ और चर्चा, जैसे आपके नदी जो दे रखी है, कोसी नदी भी चर्चा में दे रखी है, ऑप्शन में दे रखी है, बराकर नदी के बारे में बता दिया, सोन भी, गंगा भी। तो सब जो है नदी के बारे में भी जान लेते हैं, कुछ कुछ पॉइंट जो फेमस हैं। जैसे बात करेंगे हम कोसी नदी का, किसके बारे में बात करेंगे, कोसी नदी का। तो कोसी नदी याद रखेंगे आप, कोसी नदी को बिहार का शोक क्या कहता है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि हमेशा बाढ़ लाते रहती है ये, इसीलिए कोसी को बिहार का शोक। दामोदर अभी बताए थे किसका, वेस्ट बंगाल का शोक। अब बात करते हैं सोन नदी के बारे में, ऑप्शन में आपका सोन नदी भी है, सोन नदी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए सोन नदी, सोन नदी पहले उद्गम कहाँ से है, इसका अगर उद्गम पूछ ले तो उद्गम ध्यान रखेंगे, उद्गम जो इसका है वो है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। कहाँ से, अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ियाँ, अमरकंटक की पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ याद रखेंगे। अमरकंटक पहाड़ी से ही नर्मदा नदी निकलती है, इसी के पास से नर्मदा नदी भी निकलती है। नर्मदा नदी को एमपी की जीवन रेखा भी कहा जाता है, एमपी की जीवन रेखा। क्लियर हो गया। तो ये था आपका, ध्यान रखेंगे कि नर्मदा नदी को एमपी की जीवन रेखा कहा जाता है। अमरकंटक की पहाड़ियाँ का उद्गम जो है सोन नदी पर। देखिए हाँ, हम इसका पेज जो है टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, आप जो है लिखे, कुछ पॉइंट इसमें नहीं होगी जो यहाँ पर बता रहे हैं वहाँ पर नहीं होगी, तो आप नोट डाउन कर लेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर अभी से ही लिखते चलेंगे तो बेहतर होगा, इसे हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। आपका टेलीग्राम चैनल हम इसके बाद हम बता देते हैं आपको कि कौन सा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन जो पॉइंट मिस होगा यहाँ पर, वहाँ पर वो यहाँ पर मेंशन होगा, तो उसको आप नोट डाउन जरूर कर लेंगे। चलिए एमपी की जीवन रेखा यहाँ तक हो गया आपका। बात करेंगे इसका संगम कहाँ पर है, तो इसका संगम जो होता है पटना के पास होता है, इसका पटना के पास गंगा नदी में, गंगा नदी में जाकर के ये मिल जाती है। तो कहा जाता है, कह सकते हैं गंगा की सहायक नदी कौन हो गई, तो आपका सोन हो गई। अब हम बात करेंगे इसी के बाद गंगा के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे गंगा के बारे में बात करेंगे कि गंगा, तो गंगा को कहा जाएगा कि इसका उद्गम, इसका उद्गम, तो उद्गम की बात करेंगे तो उद्गम जानिएगा कि ये गोमुख हिमानी से, गोमुख हिमानी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, गोमुख हिमानी से निकलती है। यहाँ पर जब गोमुख हिमानी से निकलती है तो इसको क्या कहता है, भागीरथी। क्या कहता है, वहाँ पर जो कहता है भागीरथी कहा जाता है। मुहाना, मुहाना का मतलब कहाँ जा कर के मिल जाती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में जा कर के मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में जा कर के मिल जाती है। क्लियर हो गया होगा। लंबाई की अगर बात कर ले, लंबाई का, तो लंबाई इसका जो है 25-25 किलोमीटर है, 25-25 किलो। कहाँ पर, तो इंडिया में इसकी जो लंबाई है, क्योंकि ये बंगाल खाड़ी बांग्लादेश होते हुए निकल जाती है, बंगाल खाड़ी में जाकर मिलती है। तो हम बात करेंगे कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो 25-25 किलोमीटर है। क्लियर हो गया। तो गंगा का उद्गम गोमुख हिमानी जहाँ से निकलती है उसमें इसका नाम भागीरथी पड़ता है। मुहाना क्या है, बंगाल की खाड़ी, लंबाई 25-25 किलोमीटर। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, जब निकले तो भागीरथी, तो गंगा नाम कब पड़ा, तो गंगा नाम कब पड़ा, ये हम बात करने से पहले हम 5 प्रयाग के बारे में जान लेते हैं। कितने प्रयाग के बारे में, 5 प्रयाग के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आपको पढ़ना है, 5 प्रयाग भी जानना है कि कितने प्रयाग हैं, तो 5 है। 5 में कौन कौन से हैं, तो उसकी चर्चा हम
कर लेते हैं 5 प्रयाग। और वो 5 प्रयाग कौन कौन से हैं, चलिए जिक्र करते हैं 1 नंबर में। और वो है पहला विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग है, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग जो है ये 2 नदियों की धाराएं जब मिलती है तो कहाँ मिलती है, तो विष्णु प्रयाग में। कौन कौन सी धारा है जो विष्णु प्रयाग मिलती है, तो एक रखेंगे अलकनंदा, एक क्या रखेंगे, अलकनंदा। और प्लस में डाल देते हैं हम दूसरा जो है वो है धौली गंगा। और दूसरे का नाम क्या है, धौली गंगा। हो गया, ध्यान से सुन लीजिएगा। एक का नाम है अलकनंदा, दूसरे का नाम क्या है आपका हो जाएगा धौली गंगा। अब बात करेंगे दूसरा नंबर, अगर बात कर लेते हैं कि दूसरा नंबर और कौन सा है, दूसरा नंबर बात करेंगे वो है नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग, नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ के मिलती है, तो एक का नाम है अलकनंदा, एक का नाम क्या है अलकनंदा, और दूसरे का नाम है नंदाकिनी। दूसरा नदी का नाम क्या है, नंदाकिनी। तीसरे की अगर हम बात करें कि तीसरी कौन सी नदी है, तो तीसरी नदी जो है, तीसरा जो प्रयाग है वो है कर्ण प्रयाग। तीसरा कौन सा है, कर्ण प्रयाग। और कर्ण प्रयाग के बारे में जान ले तो कर्ण प्रयाग जो है ये अलकनंदा, अलकनंदा और कौन आके मिलेगी, तो पिंडार नदी। कौन सी नदी, पिंडार नदी। आगे चलते हैं इसके बाद और वो देखते हैं कि और कौन सी है। तो 4 नंबर में अगर हम बात करें तो एक हो गया आपका रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग, रुद्र प्रयाग। और रुद्र प्रयाग के बारे में बात करेंगे तो ये अलकनंदा, अलकनंदा और कौन सा मंदाकिनी, मंदाकिनी। ये रहा आपका मंदाकिनी। लास्ट जो बात करेंगे वो है लास्ट आपका, और वो है आपका अंतिम की बात कर ले तो वो है देव प्रयाग। कौन सा, देव प्रयाग। और देव प्रयाग में अलकनंदा, अलकनंदा और प्लस में मिलेगा भागीरथी। कौन सा, भागीरथी। तो इस तरह से जो है हमने 5 प्रयाग का जिक्र किया। देखिए याद करना आसान है, हम एक बार बोल दे रहे हैं आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। अभी पहला जिक्र हमने क्या किया, गंगा नदी के पहले बारे में सुनिए। गंगा नदी को हमने बोला कि ये जो है इसका उद्गम कहाँ है, गोमुख हिमानी। जब गोमुख हिमानी से निकलती है उस समय इसका नाम गंगा नहीं है, उस समय इसका नाम भागीरथी है। मिलती कहाँ पर है, तो ये मिलती है बंगाली खाड़ी में। ये भारत से होते हुए बांग्लादेश, और बांग्लादेश से फिर कहाँ चली जाती है, बंगाली खाड़ी में। अगर बात कर लें भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो 25 किलोमीटर है। अब बात करते हैं कि इसका नाम गंगा कब पड़ा। तो इसके बारे में जानने से पहले हम जानेंगे 5 प्रयाग के बारे में। और 5 प्रयाग कौन कौन से हैं उसका जिक्र हम कर लेते हैं। देखिए कैसे याद रखेंगे, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग। हमारे साथ बोलते चलिएगा और लिखते, अगर लिख रहे हैं तो लिखिएगा, बोल रहे हैं तो सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। विष्णु प्रयाग, दूसरा है नंद प्रयाग, तीसरा है कर्ण प्रयाग, चौथा है रुद्र प्रयाग और छठा है आपका देव प्रयाग। हो गया। अब बात करेंगे कि विष्णु प्रयाग में या कोई भी प्रयाग, 5 प्रयाग बात करेगा, एक तरफ तो अलकनंदा होगा ही होगा। एक तरफ क्या होगा, अलकनंदा होगा ही होगा। ये जो है अलकनंदा जो होगा आपका, अलकनंदा होगा ही होगा ऐसे। अब यहाँ से नदियाँ आके मिलेगी, कुछ इधर से मिलेगी, एक यहाँ से आके मिलेगी। क्लियर हो गया। तो जो यहाँ इधर से आके मिल रही है, जो पहला जो बात करें ये है मेन अलकनंदा। अलकनंदा में जो आके मिल रही है वो है, एक का नाम जो है वो क्या है आपका, तो वो है आपका, बात करेंगे तो एक का नाम है आपका धौली गंगा। एक का नाम क्या है, धौली गंगा। अलकनंदा एक साइड रहेगा, पहला कौन मिला आपका धौली गंगा। नंद प्रेम को मिला तो नंदाकिनी। तो आपको तो एक से तो क्लियर हो गया होगा कि अलकनंदा तो एक तरफ है ही, हमको याद करना एक साइड का। देखिए विष्णु प्रयाग, अलकनंदा तो होगा ही होगा। विष्णु भगवान सब राक्षस को धो दे रहे थे, तो कौन सा हो जाएगा, धौली गंगा।
नंद प्रयाग में सोचना ही नहीं है, नंदाकिनी इसमें शामिल है। कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग देखिएगा पिंडदान किया जाता है, उसने अपना दान कर दिया था, सारा कवच जो था जिसके कारण नहीं मर सकता था, दान किया था। कहाँ पर दान किया था? तो पिंडार नदी। तो यहाँ से याद रखें कर्ण जो था कौन सी नदी पर दान किया था? पिंडार नदी। तो हो गया अलकनंदा प्लस पिंडार नदी, अलकनंदा तो होगा ही होगा। रुद्र प्रयाग, तो रुद्र प्रयाग एक याद रखेंगे आप कि ये हो जाएगा मंदाकिनी। और देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, और यहीं से इसका नाम जो पड़ता है वो पड़ता है क्या? गंगा। तो एक साथ हमारे साथ बोलिएगा और सुनिएगा, याद हो जाएगा। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग आपका हो गया अलकनंदा प्लस धौली गंगा। नंद प्रयाग आपका हो जाएगा अलकनंदा प्लस नंदाकिनी। कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग की बात करेंगे आपका अलकनंदा प्लस पिंडार नदी। रुद्र प्रयाग अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। देव प्रयाग अलकनंदा प्लस भागीरथी, और ये जो मिलेगी उसका नाम क्या होगा? गंगा होगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा पूरे पॉइंट के बारे में। तो आप आंसर अब दे सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बराकर नदी, यानी 14 का सी इसका आंसर होगा। हमारे ख्याल से पूरा क्लियर हमने कर दिया। डैम के बारे में बताया, तिलैया डैम बताया आपको, पंचेत डैम बताया। जो तिलैया डैम था वो बराकर नदी पर था, पंचेत डैम जो था वो किस नदी पर था? तो दामोदर नदी पर था। ये बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी को क्या बोला जाता है वेस्ट बंगाल में? आपको बोला जाता है शोक नदी बंगाल का। अगर बात करेंगे दामोदर नदी के बारे में, तो दामोदर घाटी परियोजना आई थी 1948 में। उसी के समय मैथन डैम को भी क्या किया गया था? विकास किया गया था। आगे चलते हैं अब हम 15 नंबर सवाल पर। कितने नंबर सवाल पर चले अब हम 15 नंबर सवाल पर। अगर आपको दिक्कत हो तो वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं आप, हम इसको अपलोड कर देंगे और वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर दिक्कत हो तो क्वालिटी को बढ़ा लेंगे। ध्यान देंगे कि इसका आपको पीडीएफ जो मिलेगा वो कुमार क्लासेस हम लिख देते हैं यहाँ पर, कुमार क्लासेस 9 में आपको कुमार क्लासेस 9 लिखिएगा तो आपको ज्वाइन कर लिया टेलीग्राम चैनल है ये, वहाँ पर इसका पीडीएफ हम डाल देंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया? कोई भी दिक्कत होगी तो आप संपर्क कर सकते हैं। 91 101 037 ये मोबाइल नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कुमार क्लासेस 9 जो है टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है ये सुनिए। बोल रहा है निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ध्यान देंगे, ये जो है निकट दृष्टि दोष जानने के लिए हम पूरे चीज़ों को जान लेते हैं, ताकि आपको कोई और भी सवाल इससे रिलेटेड आए तो आप उसको बता सकते हैं। जैसे हम बात करेंगे निकट दृष्टि दोष का, एक कभी कभी इंग्लिश ही डाल देता है, तो इंग्लिश ध्यान रखेंगे। मायोपिया जो होता है ये इंग्लिश होता है किसका? ये इंग्लिश होता है निकट दृष्टि दोष का। क्लियर हो गया? अब ध्यान देंगे, निकट लेटर है 3, तो इसमें लेंस का प्रयोग होगा 4 वाला, तो ये हो जाएगा अवतल लेंस, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, अवतल लेंस को ही हम अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। कौन से लेंस के नाम जानते हैं? तो अपसारी लेंस। कभी कभी क्या करेगा आपको कि अवतल लेंस ना दे करके अपसारी लेंस देगा, तो वहाँ पर आप कर लीजिएगा कि अपसारी लेंस ही इसका आंसर होगा। अगला बात करेंगे कि ये होता क्यों है, आखिर रीजन क्या है, निकट दृष्टि दोष में क्या होने वाला है, समझेंगे। लेंस की गोलाई, पहला लेंस की गोलाई हम यहाँ लिख देते हैं आपका, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, जिसके कारण निकट दृष्टि दोष होगा। दूसरा रीजन क्या है कि इसमें फोकस दूरी घट जाती है। फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी घट जाती है। फोकस दूरी क्या हो जाएगी? घट जाएगी आपका। आगे बात करेंगे अगर हम,
इसके बाद तो इसमें लेंस की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे कि इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए नॉर्मली अगर कोई आपके नेत्र में दोष नहीं है तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, लेकिन अगर दोष हो गया तो ऐसे कंडीशन में अगर निकट दृष्टि दोष हो गया उसमें भी तो आपका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा, रेटिना के आगे बनेगा। रेटिना कहाँ बनेगा, रेटिना के आगे बनेगा, रेटिना के आगे बनेगा। क्लियर हो गया। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि अवतल लेंस का दूसरा नाम अपसारी लेंस है। निकट दृष्टि दोष होता क्यों है, तो हमने कह दिया कि लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता ऑब्वियस बढ़ जाएगी। देखिए फोकस दूरी घट जाएगा तो P बराबर पढ़े थे, P बराबर क्या पढ़े थे, तो P बराबर पढ़े थे 1/f, P बराबर 1/f। अगर फोकस दूरी घटेगी तो लेंस की क्षमता बढ़ेगी। अगर फोकस दूरी देखिए यूनिवर्सली पर ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, अगर ये घट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये क्या हो रही है, घट रही है। देखिए तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ये ध्यान रखेंगे कि इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना के आगे बनता है। क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ और पॉइंट भी जैसे जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जैसे दिया हुआ है उत्तल लेंस के बारे में भी दिया हुआ है, तो हम ये भी देख लेते हैं कि उत्तल लेंस का उपयोग कब होगा, उत्तल लेंस का उपयोग कब होगा ये भी हम जान लेते हैं ताकि दिखते ना हो। चलिए बात कर लेते हैं उत्तल लेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं इसमें कि उत्तल लेंस का उपयोग कब होगा। तो उत्तल लेंस का उपयोग जो होता है वो दूर दृष्टि में होता है। कब होता है, उत्तल लेंस का उपयोग जो होगा, उत्तल लेंस का वो दूर दृष्टि में होगा। कब होगा, तो दूर दृष्टि में। दूर दृष्टि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कभी कभी इंग्लिश ही नहीं देता है, तो हाइप्रोपिया या फिर इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, इसका इंग्लिश भी लिख देते हैं हाइप्रोपिया, या फिर इसको एक और इंग्लिश है वो देख लेते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया ये रहा आपका, ये रहा। अगर इसमें बात करें तो देखिए उसमें गोलाएं अब जस्ट उसका उल्टा है, निकट का जस्ट उल्टा को, निकट दृष्टि दोष का जस्ट उल्टा है दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होगा, उसमें लेंस की गोलाएं क्या हो रही थी, कम हो जा रही, बढ़ जा रही थी। तो इसमें क्या हो जाएगी, हम पहला पॉइंट लिख दे रहे हैं ताकि वहाँ से आप कर लीजिएगा कंपेयर कि लेंस की गोलाई वहाँ पर बढ़ जा रही थी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। याद करिए फोकस दूरी की अगर बात करें तो फोकस दूरी यहाँ घट जाए तो यहाँ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दोनों हम इसलिए बता दिए आपको कि आपको दिक्कतें नहीं होगी, कंपेयर करके पढ़ रहेंगे आराम से क्लियर हो जाएगा। वहाँ पर नेत्र की गोलाई बढ़ जाए तो यहाँ घटेगी, लेंस क्षमता वहाँ बढ़ेगी, वहाँ पर क्या होती है, घट रही थी तो यहाँ क्या होगी, बढ़ेगी। अगर हम बात करें लेंस की क्षमता तो याद करिए बढ़ेगा तो ही क्या हो जाएगा, क्षमता, तो क्षमता आपका घट जाएगा। लेंस क्षमता क्या होगा जी, तो लेंस क्षमता जो है वो घटेगी। हम बता दिए थे कि P बराबर क्या होता है 1/f, ये हम बता चुके हैं। आगे कुछ और भी है, जैसे एक और है जरा दृष्टि दोष। एक कौन सा है, जरा दृष्टि दोष की हम बात कर लेते हैं। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। अच्छा उत्तल लेंस में पूछ ले कि इसको दूर करने दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अगर पूछ ले आपसे कि इसमें कौन सा लेंस दूर है, 2 लीटर का है तो क लीटर का यूज करिएगा, 3 लीटर का यूज करिएगा, तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल करना होगा। क्लियर हो गया होगा। जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया बोलते हैं इसको इंग्लिश में, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया बोलते हैं इसको। और इसके बारे में अब हम जानेंगे कि क्या होता है, वृद्धावस्था में आँख का समंजन क्षमता घट जाती है।
समंजन क्षमता, जो कि वस्तु को हम देखते हैं जो दूर हो या निकट हो, तो समंजन क्षमता होती है, ऑटोमेटिक अपना कवर कर लेता है कि हमको कितने वस्तु कैसे देखना है। ये जो असमंजन क्षमता वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। फिर समझिएगा, वृद्ध जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे ही आँख की समंजन क्षमता जो है वो ख़त्म होने लगती है, समाप्त होने लगती है, एडजस्ट नहीं कर पाती है। निकट है तो कितने रेटिना को कैसे करेंगे ताकि हमारा जो है उस पर बन जाए, अगर हम बात करें उस पर नहीं तो दूर है तो उस कैसे वो रेटिना पर ही बनना चाहिए। ये समंजन क्षमता होती है, वो नेत्र में होती है, वो ऑटोमेटिक करती है वर्क, जो कि वृद्धावस्था में क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो इस जो रोग है इसको दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस, बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर हो गया होगा। बाईफोकल लेंस का मतलब होता है उभयावतल, यहाँ लिख देते हैं हम उभयावतल। ये जो है आपका उभयावतल, इसका बाईफोकल में यूज होता है। चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। काफ़ी चीज़ें इसके बारे में हमने बता दिया आपको दूसरे नंबर सवाल पर ही। तो उत्तल लेंस क्लियर हो गया होगा, समतल लेंस भी क्लियर हो गया। उत्तल लेंस कौन से के लिए, तो दूर दृष्टि दोष के लिए। हम यहाँ लिख भी देते हैं कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा, उत्तल लेंस का। अब चलते हैं अगले सवाल पर, और अगला सवाल बोल रहा है आपसे कि अंतरिम सरकार का गठन की बात कर रहा है। तो अंतरिम सरकार की गठन के बारे में जान लेते हैं कि अंतरिम सरकार गठन के बारे में, क्योंकि यहाँ सवाल अक्सर देखने को मिलता है। अंतरिम सरकार के गठन के बारे में जानते हैं तो ध्यान रखेंगे 25 अगस्त 1946, कितना, 25 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, क्लियर हो गया। बात करेंगे ये ख़त्म कब हो गया, एक मिनट, हमने कहा 25 अगस्त 1946 को ये जो है अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अगर बात करें कि अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की बात करें, एक मिनट ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो रहा है चीज़ें। बात करेंगे कि 25 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा हुई थी। क्या हुई थी, घोषणा हुई थी। अंतरिम सरकार की घोषणा जो हुई थी, यहाँ बात कर लेंगे 25 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की क्या हुई थी, घोषणा हुई थी। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की क्या हुई थी, घोषणा हुई थी। अगर सवाल ये है कि आपका कि ये यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं और ये यहाँ पॉइंट बनेगा इसका। अगर अंतरिम सरकारी गठन पूछ ले तो 2 सितंबर 1946 ये रहा आपका, ये रहा। पूछा जाएगा अंतरिम सरकार का राष्ट्रीय की घोषणा कब हुई पहली बार, तो 25 अगस्त 1946। पहली अंतिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब हुई, तो 25 अगस्त 1946 को। अगर बात करेंगे अब हम कि ये गठन कब हुआ, जैसे गठन सवाल किया है तो 46 में ही हुआ था, लेकिन डेट अगर पूछ ले तो 2 सितंबर, कितना है यहाँ पर, 2 सितंबर है आपका। विलय यानी ख़त्म कब हो गया तो पूछ ले अगर, तो याद रखेंगे कि अगस्त 1947, अगस्त 1947 को इसका ये क्या होती है, इसका कार्य ख़त्म हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाती है, ये समाप्त हो जाती है। समाप्त वर्ड ही लिख देते हैं, समाप्त हो जाती है, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हो जाता है और फिर से नए गठन किए जाते हैं। बात करेंगे जब अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू,
कहा जाएगा आपसे कि सरकार का नेतृत्व किसने किया था। सरकार का नेतृत्व किसने किया, तो सरकार का नेतृत्व जो किए थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने जो थे उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। क्लियर हो गया। पहले हमने कहा घोषणा 25 अगस्त 1946, गठन 2 सितंबर 1946, खत्म कब हुआ, अगस्त 1947 में। अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने। बात करेंगे इस समय कुछ मंत्री बने थे और वो जो मंत्री बने थे उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आता है। बात करेंगे कि पहले मंत्री की बात कर ले तो ध्यान रखेंगे वल्लभ भाई पटेल। कौन से, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल जो थे, पटेल आपके ये जो थे कौन से मंत्री थे, तो ध्यान रखेंगे ये गृह सूचना प्रसारण। गृह थे, सूचना इन्हीं के पास था और प्रसारण भी इन्हीं के पास में था। ध्यान से याद हो जाएगा आपको, सुनिएगा। वल्लभ भाई मतलब कि ये जो है बल होता है वही आपके जो है मेन शासन करना शुरू करते हैं, वही शासन भी करते, तो घर हो या देश हो बात वही है। सूचना इनके पास सूचना पहुंचना चाहिए, वहाँ सूचना के बाद ये सब लोग को बताएंगे, तो प्रसारण भी करेंगे ताकि लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। क्लियर हो गया, तो 1 नंबर कर लेंगे। दूसरा अगर बात करें बलदेव सिंह का, किन का, बलदेव सिंह, तो बलदेव सिंह को याद रखेंगे कि बलदेव सिंह जो थे, नाम ही है बलदेव, तो ये क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। क्लियर हो गया, ये क्या करेंगे, रक्षा करेंगे आपका, तो रक्षा इनको मंत्रालय मिला हुआ था। जॉन मथाई की अगर बात करें, किसके बारे में बात करेंगे, जॉन मथाई। तो जॉन मथाई अगर पूछ लिया जाए कि ये कौन से मंत्रालय, इनको कौन सा मंत्रालय मिला था, तो उद्योग एवं आपूर्ति, उद्योग तथा आपूर्ति का इनको मिला हुआ था मंत्रालय। अगला बात करेंगे अगर हम कि और कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी जो हैं इन्होंने, सी राजगोपालाचारी जो हैं इनको मंत्रालय मिला हुआ था शिक्षा का। कौन सा मिला हुआ था, शिक्षा का मिला हुआ था। आगे बात करेंगे और भी हैं, जैसे बात करेंगे अब हम, और अगर हम बात कर ले तो CH भाभा, नाम सुने होंगे, CH भाभा। CH भाभा जो हैं इनको भी मिला हुआ था, और वो क्या मिला हुआ था, तो कार्य खान एवं बंदरगाह, इनको मिला हुआ था कार्य खान एवं बंदरगाह, एवं कौन सा, बंदरगाह, इनको मिला हुआ था CH भाभा को मंत्रालय। ध्यान रखेंगे हमने पहला बात किया सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई हैं, घर का देख रेख यही करेंगे तो गृह हो गए। प्रसारण करेंगे, सूचना मिलेगा तब, तो सूचना और प्रसारण तीनों कौन रहेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर हम बात करें इसी में बलदेव सिंह, तो बलदेव नाम ही है बल, तो बल से ही रक्षा होती है, तो रक्षा मंत्रालय। जॉन मथाई, इनको उद्योग, क्योंकि मथने से बिजली उत्पन्न होती है, उद्योग का बात करते हैं, जितना ज़्यादा मथिएगा उतना बढ़िया आपका उद्योग चलेगा, तो जॉन मथाई उद्योग आपूर्ति। सी राजगोपालाचारी, तो ये हो जाएंगे शिक्षा, और CH भाभा तो इनको जानते ही हैं, तो कार्य हो जाएंगे, खनन हो जाएंगे, और कौन सा हो जाएंगे, बंदरगाह। आगे बात करेंगे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के अगर बारे में बात करें तो राजेंद्र प्रसाद का इनको मिला था, राजेंद्र प्रसाद को मिला हुआ था खाद एवं कृषि। राजेंद्र प्रसाद को मिला हुआ था खाद एवं कृषि, खाद एवं कृषि, खाद एवं कृषि जो था वो किनको मिला हुआ था,
तो राजेंद्र प्रसाद को मिला हुआ था। आसफ अली, अगर बात कर ले आसफ अली, तो आसफ अली जो थे इनको मिला हुआ था रेलवे मंत्रालय, रेलवे मिला हुआ था। और अंतिम बात कर लेते हैं, और वो हैं आपके जगजीवन राम। क्या नाम है उनका? नाम है, और वो हैं जगजीवन राम। जगजीवन राम। अगर जीवन में सफल होना है, क्या होना है? जीवन में सफल होना है तो श्रम करना पड़ेगा। जगजीवन राम, तो इनको कौन सा मिला था? श्रम का मिला हुआ था। क्लियर हो गया होगा। यहाँ से एक पॉइंट और हम जोड़ेंगे इसमें, और इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर लेंगे। जैसे पूछा जाएगा अंतरिम सरकार में कितने मंत्रिमंडल थे, कितने सदस्य जो थे मंत्रिमंडल के सदस्य थे, तो वो थे 14। कितने थे? 14 जो थे वो अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल सदस्य थे, जिसमें बात करेंगे 9 कांग्रेसी थे। 9 क्या थे? कांग्रेसी थे। और इसमें से 5 की अगर हम बात करें, कितने का? 5 के, तो ये मुस्लिम लीग के थे। किसके थे? मुस्लिम लीग के थे। आपको पूरी तरह से हमने चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना बचे। इम्पोर्टेंट आपके जगजीवन राम वाले सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी पूछ लिए जाते हैं। अगर हम बात करें और कौन पूछ लिए जाते हैं, तो ये जो हैं बलदेव सिंह और सरदार वल्लभ भाई पटेल, कन्फ्यूजन की वजह से ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर बाकी भी अगर पूछ ले तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने तरीका से आपको समझा दिया है। अब बात करेंगे क्वेश्चन पर चलते हैं, और जो क्वेश्चन था हमारा उस पर। तो क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। अंतरिम सरकार गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। घोषणा कब हुआ था? तो 25 अगस्त 1946 को। नेतृत्व किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? ध्यान से सुनिएगा। तो इसके लिए हम बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट इसमें भी। अगर सवाल का आंसर चाहिए तो इसका आंसर हो जाएगा अब कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा 1953। अब बात कर ले कुछ पॉइंट के बारे में कि इस आयोग का अध्यक्ष पूछ लिया जाता है। तो अध्यक्ष अगर पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले? अध्यक्ष। अगर आपसे अध्यक्ष पूछ ले, अगर आपसे अध्यक्ष पूछ ले तो हो जाएंगे फजल अली। बहुत बार सवाल ये कर चुका है, ध्यान रखेंगे कि आपका राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली। अन्य की भी चर्चा कर ही लेते हैं जब पढ़ ही रहे हैं, तो कि अन्य में कौन कौन थे? तो एच.एन. कुंजरू, एच.एन. कुंजरू जो थे आपके अन्य में अध्यक्ष कहा जाएगा कि इन्होंने सहायता किया था। और एक थे के.एम. पनिकर, के.एम. पनिकर। अन्य सदस्य जो थे कहा जाएगा कि एच.एन. कुंजरू और एक थे के.एम. पनिकर। तो याद हो गया होगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। फजल अली आयोग भी कहते हैं इसको, राज्य का पुनर्गठन आयोग भी बोलते हैं। ये कब आया था? तो 1953 ईस्वी में। अध्यक्ष अगर पूछ ले राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष तो फजल अली। अन्य सदस्य में कौन थे? तो एच.एन. कुंजरू और के.एम. पानिकर जो थे अन्य सदस्य थे। इन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी थी, इन्होंने रिपोर्ट बनाए होंगे, तो इन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी थी उस रिपोर्ट की अगर हम चर्चा करें तो वो 30 सितंबर 1955 ईस्वी को इन्होंने सौंपा था। इन्होंने सौंप लिए थे। यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। बात करेंगे अगर हम इसके आधार पर, इस रिपोर्ट के आधार पर क्या हुआ, 1956 में निर्णय लिया गया कि आपका ये कहा जाएगा कि एक तरह से कह सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम था ये पारित किया गया, और इसके तहत आपको जो है 14 राज्य, कितने? 14 स्टेट और 6 यूटी बनाने का फैसला लिया गया। फिर से सुनिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली,
अन्य में कौन थे? HN कुंजरू, KM पानीकर अन्य में थे। कब हुआ था नियुक्ति? 1953 में। रिपोर्ट कब सौंपे? 30 सितंबर 1955 ईस्वी को। आधार क्या इसके आधार पर क्या साथ किया गया? इसके आधार पर 14 स्टेट और 6 यूटी बनाने का फैसला लिया गया। और ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत का पहला राज्य। लिख नहीं रहे, सुनिएगा। आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जो भाषाई आधार पर गठन हुआ। क्लियर हो गया। और अंतिम पूछ ले तो तेलंगाना है जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, वो भी 2014 में, और वो भी भाषाई आधार पर अलग होने वाला राज्य है। पहला पूछ ले आंध्र प्रदेश, और इसी से अलग हुआ है तेलंगाना 2014 में, जो भाषाई आधार पर ही अलग हुआ है। क्लियर हो गया। अगर एक पॉइंट और जोड़ना चाहिए, भारत में पहला चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला चुनाव को वजह के 1951-52 जो ऑप्शन है, इसके बारे में बात कर ले तो इसमें ही आपका पहला चुनाव भारत में हुआ था 1951-52 में। चलिए, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और वो पूछा जा रहा है बिहार के 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा। सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कुमार क्लासेस 9 ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर इसका PDF लिंक हम डाल देंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं अब अगले सवाल की तरफ। बिहार में जो आपका क्रांति हुआ था 1857 में, वो कब हुआ था? तो ध्यान से सुनिएगा कि ये नेतृत्व किसने किया था? तो वो वीर कुंवर सिंह, साल तो दे दिया 1857, तो किसने किया था? तो ये इसका आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे वीर कुंवर सिंह। लेकिन हम कुछ चीज़ें और भी जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्रांतियाँ जो ही नहीं है कि केवल बिहार है तो बिहार से ही पूछ लेगा, अदर भी पूछ सकते हैं। जैसे हम बात करेंगे दिल्ली से, तो दिल्ली में नेतृत्व किसने किया अगर यहाँ पूछा जाए तो बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, और यही एक मुग़ल शासक हैं। ये नोट्स में नहीं है, जो PDF प्रोवाइड करेंगे तो ध्यान सुन लीजिएगा। बहादुर शाह जफर एक ऐसे मुग़ल शासक है जिनकी मृत्यु देश से बाहर विदेश में हुआ, वो है रंगून में। क्लियर हो गया। और एक हो जाएंगे और याद रखना है, बख्त खां, जो आपके सैन्य का संचालन कर रहे थे, तो बख्त खां इन्हें सैन्य नेतृत्व किया था। क्लियर हो गया। सैन्य नेतृत्व यही संभाले हुए थे। केवल इनके नाम को आगे रखा गया था बहादुर शाह जफर को, और संभाल कौन नेतृत्व पूरा कौन कर रहे थे? बख्त खां। कहाँ से? दिल्ली से। कानपुर से अगर बात करें, कानपुर से कौन थे? तो कानपुर से आपके हो जाएंगे नाना साहब। कौन हो जाएंगे? नाना साहब जो होंगे वो कहाँ से आ जाएंगे? कानपुर से आ जाएंगे। धूधू पंत, इनका नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? धूधू पंत था। हो गया। अब बात करेंगे कि तात्या टोपे भी थे यहाँ से। तात्या टोपे, तो तात्या टोपे जो थे, इन्होंने सैन्य नेतृत्व किया था। क्या क्या था? सैन्य नेतृत्व किया था इन्होंने। हो गया। आगे बात करेंगे कि लखनऊ से कौन थे? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल। लखनऊ से कौन थे? बेगम हजरत महल, ये रहे आपके बेगम हजरत महल। झांसी से कौन हो जाएंगे? तो रानी लक्ष्मीबाई। झांसी से कौन हो जाएंगे? तो ध्यान रखेंगे, झांसी से अगर पूछ ले तो याद रखेंगे रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई जो हो जाएंगे वो कहाँ से हो जाएंगे? झांसी से हो जाएंगे। क्लियर हो गया। इलाहाबाद जो इस समय प्रयागराज नाम पड़ा है, प्रयागराज, इलाहाबाद की अगर बात कर ले तो इलाहाबाद से आप क्या जाएंगे? लियाकत अली। कौन आ जाएंगे? लियाकत अली, ये रहे आपके। अगर हम बात करें जगदीशपुर से, कहाँ से? जगदीशपुर से, तो उनको कहेंगे हम कि जगदीशपुर से तो बता ही दिए, कुंवर सिंह जो थे, आ चुके हैं, क्वेश्चन में ही आ चुके हैं, तो इनको बताने की जरूरत है नहीं है। बरेली से अगर पूछ ले, अब कहाँ से? बरेली से, तो बरेली से याद रखेंगे आप, बरेली से आप याद रखेंगे कि ये जो थे खान बहादुर खां। खान बहादुर खां,
ये जो थे कहाँ से थे, तो ये जो थे आपके बरेली से थे। दो और हैं, उनका भी हम जिक्र करिए देते हैं। दो और हैं, जैसे अगर हम बात करें फैजाबाद, कहाँ से, फैजाबाद से। तो फैजाबाद से आपके आते हैं मौलवी अहमद उल्ला, मौलवी अहमद उल्ला, अहमद उल्ला जो हैं ये आ जाएंगे आपके। और बात करेंगे फतेहपुर से, फतेहपुर से तो ये आ जाएंगे आपके अजीमुल्ला, अजीमुल्ला। हम एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि आपको दिखते ना हो। जैसे बात करेंगे कौन कहाँ से, आइए यहाँ बात करते हैं। दिल्ली से अगर पूछ ले, कहाँ से, दिल्ली से, तो बहादुर सफरजंग पहला मुगल शासक जिनका मृत्यु विदेश में हुआ, रंगून में। सैन्य कौन करे थे नेतृत्व, तो बख्त खां। कानपुर से नाना साहब हो गया, जिनका नाम जो था धुधु पंथ था, पूछ लेता है किनका नाम धुधु पंथ था, नाना साहब का। तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। लखनऊ से कौन कौन थे, तो बेगम हजरत महल। झांसी से तो पता ही होगा रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से कौन होंगे, लियाकत अली। जगदीशपुर से कौन होंगे, कुंवर सिंह। बरेली से कौन होंगे, खान बहादुर खां। फैजाबाद का हो जाएगा मौलवी अहमद उल्ला। फतेहपुर से कौन आएंगे, अजीमुल्ला। अगर आपको ट्रिक चाहिए तो आप लिख दीजिएगा, हम उसका वीडियो अलग से बना देंगे इसका। अगर आप मैसेज कमेंट करके दे दीजिएगा तो हम, अगर आप लोग का डिमांड होगा तो हम इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे ट्रिक के आधार पर, ताकि आपको याद रहे। एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है वो लिख देते हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार सवाल कर चुका है। तात्या टोपे जो थे, तात्या टोपे की अगर हम बात करें तो इनका जो नाम था, वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। बहुत बार सवाल कर चुका है, रामचंद्र पांडुरंग इनका जो था नाम था, किनका, तात्या टोपे का। चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल जो है उसके बारे में बात कर ले अगर हम, तो उसमें सब कंप्लीट हो गया था, देख लेते एक बार। एक बच गया आपका, ये टोटल कंप्लीट हो चुका है आपका। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और वो है आपका 20 नंबर। सवाल क्या करा वो सुनिए। संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हो गया था, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें जब इंदिरा गांधी आए तो उन्होंने कह दिया कि राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह माननी ही पड़ेगी, ये बाध्य कर दिया गया राष्ट्रपति को। लेकिन फिर जब मोरारजी देसाई आए, संविधान में संशोधन हुआ 44वां संविधान संशोधन 1978 में, और कहा गया कि नहीं, एक बार ये पुनर्विचार के लिए, एक बार पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति जो हैं, पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति जो हैं वो मंत्री परिषद को लौटा सकते हैं। क्लियर हो गया। हमने यहाँ क्या बोला, पुनर्विचार के लिए एक बार क्या कर सकते हैं, लौटा सकते हैं। क्लियर हो गया। पुनर्विचार के लिए लिख देते हैं यहाँ पर, लौटा सकते हैं कौन आपके, तो वो हो जाएंगे राष्ट्रपति। 44वां संविधान संशोधन, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, 42वां, क्योंकि बाध्यकारी कर दिया गया था। 1 मिनट, 19 पर हो रहा है, 19 बताया गया था कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। 17 हो गया आपका, 18 हो गया, क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, तो 20 नंबर कर लीजिए आप, 20 से ही। चलिए 20 नंबर से ही आगे चलते हैं। इसके बाद आपका जो हो गया, तो ये तो क्लियर हो गया होगा, 20 का ए आंसर हो जाएगा। 21 में बात करें अगर हम कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो इनका जो नाम आता है वो आते हैं आपका रूसो। क्या नाम आता है, रूसो।
तो इनका याद रखेंगे आप आंसर कि ये रूसो इसके आंसर होंगे। बात करेंगे अब हम कि हेरोडोटस, ये जो थे हेरोडोटस, इनके बारे में बात कर ले तो ये जो पुस्तक लिखे थे कौन सा लिखे थे, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। हिस्टोरिका, कौन सा पुस्तक लिखे हैं, हिस्टोरिका इन्होंने लिखा है, हिस्टोरिका पुस्तक कहा जाएगा। इस पुस्तक में किसका वर्णन है, तो 5वीं शताब्दी, कब, 5वीं शताब्दी में, जो आप 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर लेते हैं। और इसमें बताया गया फारस, किसके बारे में, फारस और आपका भारत, फारस और भारत के संबंध का वर्णन किया है, किसमें, हिस्टोरिका पुस्तक में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ये एक तरह से कहा जाता है कि अफवाहों पर आधारित है, ये सुनी कहानी और अफवाहों पर लिखी गई पुस्तक है। कौन सी पुस्तक, हिस्टोरिका, जिसको किसने लिखा था, हेरोडोटस ने। और अरस्तु को तो पता ही है होगा आपको कि ये जंतु विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, क्लियर हो गया। बात करेंगे जॉन लॉक से, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, एक बार इनके बारे में हम लिख देते हैं ताकि क्लियर रहे आपको। जॉन लॉक, ऐसा ना हो कि नाम ही ना सुने हो, पेपर में आ जाए तो नाम ही ना सुने हो, ऐसा ना हो। तो जॉन लॉक के बारे में कहा जाएगा, इन्होंने एक बात बोला था, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति की स्थिति में जीवन स्वतंत्रता और बात करेंगे और संपत्ति का प्राकृतिक अधिकार है, संपत्ति का प्राकृतिक अधिकार। इनका कहने का मतलब था, कोई भी व्यक्ति अगर है तो उसको उसको जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता मिलना चाहिए उसको, किसी का गुलामी नहीं, और उसको संपत्ति का अधिकार है उसके पास। ये बोलते कौन, जॉन लॉक बोले थे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ अब। और अगला जो सवाल है वो बोल रहा है 1876 ईस्वी कहानी चल रही है। चलिए 1876 की बात कर लेते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आपको याद होंगे, आपको दादा भाई नौरोजी इसके पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, आपको जा कर के देखना। अभी हम बताएंगे नहीं क्योंकि हम जान रहे हैं कि बहुत आदमी भूल जाते हैं, पीछे वाला ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये आपको याद रहना चाहिए दादा भाई नौरोजी के बारे में कि इनका कहाँ कौन से चुनाव लड़े थे, लंदन में शामिल हुए थे, इनका दूसरा नाम क्या है, प्रति व्यक्ति आय कितना बताए थे, ये टोटल डिटेल हम कर चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इसके बारे में जानेंगे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो इंडियन एसोसिएशन बनाए थे 1876 ईस्वी में, उनका मेन मकसद क्या था। अब इनके जानते हैं मकसद के बारे में कि आखिर उन्हें स्थापना क्यों किया था। तो ये चाह रहे थे कि लोगों में राजनीतिक, दूसरा बौद्धिक और बात कर रहे हैं, और भौतिक उन्नति, और क्या, भौतिक उन्नति करना इनका मेन मकसद था। इनका मेन मकसद समझ में आ गया होगा अब कि इनका जो मेन मकसद था कि उन्नति करना इनका मेन मकसद था। कौन सा उन्नति, तो आपका राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक, इनका मेन यही था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं, किसी भी वस्तु का विस्थापन के समय आपका वर्ग का समानुपाती है तो वस्तु गति कर रही है, तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में बात कर लेंगे।
तो आपको पता होगा S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब हम बात करेंगे अगर U जीरो हो जाए और A एक समान त्वरण से गति करे, एक समान त्वरण से, एक समान त्वरण जब गति करेगा तो ए कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, हाई जीरो हो गया, तो क्या बचेगा S प्रोपोर्शनल T स्क्वायर। यही देखिए बोल रहा है वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती कब होगा, U का मान जीरो और दूसरा एक समान त्वरण होगा, कांस्टेंट होता है तो वो प्रोपोर्शनल साइन जब लगता है, कांस्टेंट जो होता है प्रोपोर्शनल साइन जब लगता है तो वो हट जाता है। और ध्यान रखेंगे प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आपका आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 का आपका सी हो जाएगा, एक समान त्वरण। आगे चलते अगले सवाल पर आपका कि जल का परितांक कितना होता है, तो वो 80 होता है, ये भी क्लियर हो गया। बात करेंगे संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगर हम इसके बारे में कुछ और चीज़ जान लें तो वो सुनिएगा कि ये जो है इसमें कौन पहले अध्यक्ष रहे, तो अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। और बात करेंगे ये जो रहे आपके अस्थायी अध्यक्ष थे, क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, क्लियर हो गया। बात करेंगे अस्थायी अध्यक्ष कब बने, तो 11 दिसंबर आपको बने 1946 में, और वो कौन थे आपके, तो वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 13 दिसंबर को प्रस्तावना पेश किया था, 13 दिसंबर को, और वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। थोड़ा टाइम हो चुका है इसलिए फास्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी, अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद 11 दिसंबर को ये जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो अस्थायी अध्यक्ष हो गए, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। 13 दिसंबर को प्रस्तावना पेश किया गया था, क्लियर हो गया। यहीं पर हम आज का क्लास समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम 25 के आगे सवाल जो है वो कराएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप जो है कोई भी अगर डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, नंबर हमने बता दिया है। टेलीग्राम चैनल कुमार क्लास 9 नंबर 91 101 0717 पर कॉल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी लेना है तो 91 101 0717 पर। चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।